बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-2023 फॉर क्लास 9th। ये इसका फ्रंट पेज है। कंताब पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है। कंताब पब्लिशर लाहौर पाकिस्तान। ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कंताब वालों ने टोटल 9 क्लास की बुक्स को पब्लिश कर दिया है। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज। आज हमने जो थर्ड यूनिट डिस्कस किया था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सेल्स वालों के जवाब दें। यूनिट नंबर 3 द ईयरलिंग। ईयर से ईयरलिंग कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जो कि हमने पहले भी इसको देखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जोडी कन्विंस हिज पेरेंट्स एंड डॉक्टर विल्सन दैट ब्रिंगिंग बैक द फाउंड वाज अ गुड आइडिया। जोडी ने कैसे कायल किया कि फ्यून को वापस लाना एक अच्छा ख्याल है। इसका आंसर है, जोडी कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स। जोडी ने अपने वालिदैन को कन्विंस किया, मनाया। एंड डॉक्टर विल्सन बाय प्रमोसिंग, उसने प्रॉमिस किया प्रमोसिंग टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी लेगा। फॉर केयरिंग फॉर द फाउंड, ये वादा करके उसने राज़ी किया कि वो देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेगा। एंड प्रोवाइडिंग दैट इट कुड थ्राइव इन कैप्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज जोडी अनविलिंग। जोडी क्यों नहीं चाहता था, क्यों अनविलिंग था। टू हैव मिलविल अकम्पनी हिम टू फाइंड द फाउंड। क्यों जोडी इसको ढूंढने के लिए मिलविल का साथ देने को तैयार क्यों नहीं था। इसका आंसर है, जोडी वॉज अनविलिंग। जोडी अनविलिंग था, नहीं चाहता था। टू हैव मिलविल अकम्पनी हिम टू फाइंड द फाउंड बिकॉज ही वांटेड टू कीप द डिस्कवरी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर द फाउंड इंटायरली टू हिमसेल्फ। वो इसलिए अनविलिंग था उसकी, क्योंकि वो चाहता था कि देखभाल की पूरी जिम्मेदारी वो अपने पास रखना चाहता है, खुद करना चाहता है उसकी मुकम्मल केयर। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ आए या वो उसकी केयर की जिम्मेदारी ले। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी है। डैट जोडी डिसाइडेड टू कैरी द फाउंड होम। जोडी ने जो घर ले जाने का, फाउंड को घर लाने का फैसला किया, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आंसर है इसका, इट्स इम्पोर्टेंट दैट जोडी डिसाइडेड टू कैरी द फाउंड होम बिकॉज, क्योंकि इट सिंबलाइज हिज कमिटमेंट टू केयरिंग for the faun and taking responsibility for its well-being. It shows his dedication and connection to the animals. इसकी देखभाल करके और इसकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लेना उसके अज़म की अलामत है। और ये जानवरों की उसका जो ताल्लुक़ है, कनेक्शन है एनिमल के साथ, लगन है, ताल्लुक़ है, उसको भी जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, what did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever come quite free। जो डॉक्टर विल्सन ने कहा था कि कुछ भी इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलता, उसका क्या मतलब है। When Dr. Wilson said, जब डॉक्टर विल्सन ने कहा, nothing in the world ever comes quite free, कि दुनिया में कोई चीज़ भी मुफ्त में नहीं मिलती। He meant that everything has a cost। उसका मतलब है हर चीज़ की कोई कास्ट है, उसकी कीमत है, कदरो कीमत है और कॉन्सिक्वेंस, और हर चीज़ का कोई ना कोई नतीजा, नताइज होते हैं। इवन इफ इट्स नॉट इमीडिएटली अपीरेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, इट सजेस्ट्स दैट टेकिंग इन and caring for the faun will come with challenges and responsibilities।
फौरी तौर पर उसका ज़ाहिर ना होना चैलेंजों और जिम्मेदारियों के साथ आएगा। इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वर इन जोडी पोजीशन, अगर आप जोडी की पोजीशन पर हों या अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचें, हाउ वुड यू हैव इंश्योर्ड द फाउंस ट्रस्ट एंड विलिंगनेस टू फॉलो यू। आप अपने पैराकारों के एतमाद और रजामंदी को कैसे यकीनी बनाएंगे। आप अपने आप को जोडी की जगह रखें और फिर सोचें। इसका आंसर है टू गेन द फाउंड ट्रस्ट। फाउंड का जो उसका वो डियर का बेबी था जिसकी माँ को किल कर दिया था, उसका जो ट्रस्ट है वो गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, आई वुड अप्रोच स्लोली, स्पीक सॉफ्टली, ऑफर फूड। वो कहता है कि मैं उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उस तक रसाई हासिल करूँगा। अप्रोच स्लोली, स्पीक सॉफ्टली, आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा, ऑफर फूड और उसको खाना दूंगा, एंड स्पेंड टाइम नियर बाय विदाउट मेकिंग सडन मूवमेंट, और मैं अचानक हरकत किए बगैर वक़्त उसके साथ गुजारूंगा ताकि वो उससे फेमिलियर हो जाए, उससे डरे ना, उसके करीब आना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एयरलिंग द नरेटिव इज़, ये जो चैप्टर का नेम है, टाइटल है, जो नरेटिव है कहने वाला, primarily presented from a third person point of view. How does this narrative choose influence the reader's understanding of the characters and events in the story? इसमें ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 3, ये जो कारी है, नरेटिव है, इसको तीसरे शख्स के नुक्ता नज़र से पेश करता है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। बयानिया इंतखाब कहानी के किरदार और वाक़यात के बारे में कारी की समझ को, रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझ बूझ है, उसको कैसे मुतासर करता है। इसका आंसर है द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अलाउज द readers to gain insight into multiple characters thoughts and motivations, providing a more comprehensive understanding of their action and relationship. It also creates a sense, इसका हम ट्रांसलेशन भी इसकी कर लेते हैं कि मुतअद्दिद किरदारों और ख़यालात, मुहर्रकात के बारे में बसीरत हासिल करने की इजाज़त देता है और इनके अमाल और तल्लुकात के बारे में मज़ीद कॉम्प्रीहेंसिव, जामे अंदाज में तफहीम फराहम करता है, और इससे ये एहसास भी पैदा होता है, इट आल्सो क्रिएट अ सेंस, ये एक सेंस या एहसास भी पैदा करता है, ऑफ डिस्टेंस allowing the reader to observe the events objectively, यानी कि अपनी तशरीहात बनाने की इजाज़त देता है, यानी कि मारूसी तौर पर, and from their own interpretations. This narrative choice helps to deepen the reader's engagement with the character and events in the story. वो जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसको एंगेज रखता है किसके साथ, करैक्टर के साथ, और जो इवेंट्स इसमें आते हैं, स्टोरी में जो इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं, उनके साथ उसकी एंगेजमेंट जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टोरी एम्फसाइज, स्टोरी जो कहानी है वो जोर देती है, द कनेक्शन, तल्लुक, बिटवीन जोडी एंड द फाउन, जोडी और फाउन जो है उसके तल्लुक पर जोर देती है। हाउ कैन दिस कनेक्शन बी रिलेटेड to the bonds that individuals from which animals or even people in real, यानी कि इसका तल्लुक अपने बंदों से कैसा हो सकता है जो जानवरों के इतना करीब है, real life situations and the responsibilities that come with those connections, ज़िंदगी के हालात और जिम्मेदारियाँ जो इन राब्तों के साथ आती हैं, उसके बारे में वो कितना केयरफुल होगा, उसके बारे में हमने जानना है। इसका आंसर है द कनेक्शन बिटवीन जोडी एंड द फाउन और जोडी का जो तल्लुक है वो रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है, द बाउंड डेट ह्यूमन, जो इंसानी बंधन है, फ्रॉम विद एनिमल्स इन रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी में जानवरों के साथ जो ताल्लुक होता है, सच एज पेट और वाइल्ड लाइफ, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेट accompany those connections such as caring for and
प्रोटेक्टिंग दैम उनकी हिफाजत करना, यानी कि पालतू जानवर, जंगली हयात और जो जिम्मेदारियाँ उनके राब्तों के साथ आती हैं उनकी हिफाजत करने के बारे में वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल क्वेश्चन। हाउ डज जोडी इमोशनल कनेक्शन, जोडी का जो जज्बाती ताल्लुक है, इमोशनल कनेक्शन है, with the faun contribute to the story overall theme of responsibility and compassion, यानी कि हमदर्दी, जिम्मेदारी और शराकत जो है उसका फाउन के साथ ताल्लुक है पूरी स्टोरी में, उसको कैसे बयान करता है। जोडी इमोशनल कनेक्शन, जोडी का जो इमोशनल ताल्लुक है विद द फाउन शोकेस दिस सेंस, जो कि हमें शो करता है, इस बारे में बताता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के एहसास की अक्कासी करता है। इन केयरिंग फॉर इट हाईलाइटिंग द थीम ऑफ कंपेशन एज अ लर्न टू नेचर एंड प्रोटेक्ट एन अदर लिविंग बीइंग, कि हमदर्दी के मौजू को उजागर करता है कि उससे हमें ये भी सिखाता है कि कुदरती चीज़ों की, जानवरों की हिफाजत, दूसरी जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनकी भी हिफाजत की जाती है। इसका नेक्स्ट जो एनालिटिकल क्वेश्चन ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्लॉट, ठीक है, ये हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ये इससे रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चन है इनको राइट किया है, आइए उनको देखते हैं। स्टेजेस ऑफ प्लॉट, ये हमने इसको ड्रा किया है मिडल, और ये इसकी एक्सपोजिशन है और ये एंड है, रेजोल्यूशन है इसकी। नेक्स्ट इसमें जो करने वाला काम है वो ये है, इसका जो बी पार्ट है वो कहता है कनेक्ट द स्टेजेस ऑफ द प्लॉट विद द स्टोरी द एयरलिंग, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ द प्लॉट डिड यू फाइंड मोस्ट एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल, वाई, कौन सी स्टेज प्लॉट की है जो बहुत ज़्यादा एंगेज है और असरअंदाज है और क्यों है, इसका हमने आंसर करना है। In the earling, the stage of plot that often considered most impactful, अक्सर जो बहुत ज़्यादा कंसिडर होती हैं असरअंदाज होने वाली साइड्स, इज़ व्हेन जोडी हैज़ टू मेक द डिफ़िकल्ट डिसीजन, वो ये है कि जो सबसे मुश्किल फ़ैसला करता है, टू शूट हिज बिलव्ड पेट, जो वो शूट करता है, गोली मारता है अपनी महबूब पालतू डियर जो उसकी होती है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, फ्लैग। दिस मोमेंट इज़ इमोशनली चार्ज्ड एंड हाईलाइट्स द थीम ऑफ मैच्योरिटी, सेक्रीफाइस एंड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ रियल लाइफ। ये जो वो इमोशनल डिसीजन लेता है, उसको गोली मारने का, शूट करने का, वो हाईलाइट करता है उसके इखलाकी थीम को, सेक्रीफाइस उसकी कुर्बानी को, और जो सख्त हार्श रियलिटीज़, जो तल्ख हकीकत है इंसानी ज़िंदगी की, रियल लाइफ की, हकीकी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है How does the setting of the wordness contribute to the overall atmosphere of the story? जो wordness contribute है, जो ओवरऑल माहौल है स्टोरी का, उसकी सेटिंग क्या है, इसका आंसर देखते हैं। द विल्डरनेस सेटिंग, जो बियाबान की तरतीब है इन इस स्टोरी में, द एयरलिंग एड्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है तन्हाई, डेंजर एंड अनटेम्ड नेचर, enhancing themes of survival, growth and the harsh realities of life। इसमें भी यही है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात को अबूर करना पड़ जाता है। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जोडीज कैरेक्टर थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लॉट, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं प्लॉट की, उसमें हमने जोडी का जो कैरेक्टर है उसको देखना है। इसका आंसर है जोडी अंडरजस, यानी कि जोडी ज़ेरे असर है। अंडरजस कहते हैं ज़ेरे असर होना किसी चीज़ के। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम इनोसेंस टू मैच्योरिटी, यानी कि वो बच्चा है, वो इनोसेंस से मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है। एज ही ग्रैपल्स विद लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द
realities of life in the wilderness, ultimately going resistance a understanding. रिजिलियंस कहते हैं जो लचक है अंडरस्टैंडिंग की, उसको उसकी तरफ इशारा करता है, और वही हकीकी ज़िंदगी का ही तस्वर इसमें भी पेश किया जा रहा है. व्हाट रोल डज द ईयरलिंग प्ले इन शेपिंग द प्लॉट especially during the rising action and climax. इसका आंसर है the yearling serves as a catalyst अमल अंगेज for Jodie's growth, leading to conflicts and decisions, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो हैं और डिसीजन जो फैसले उसने करने हैं कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स जो तनाज़ात हैं, डेट ड्राइव द राइजिंग एक्शन. इट्स फेड ड्यूरिंग द क्लाइमैक्स सिंबलाइज जोडीज कमिंग ऑफ एज एंड द हार्डनेस ऑफ द विल्डरनेस. जो बियाबान की जंगल की हार्डनेस है और उसकी एज कम है और ज़िंदगी की रियल हकीकत है, उसी के बारे में बयान करता है. हाउ डज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी रिफ्लेक्ट द थीम्स एंड मैसेज कन्वेड बाय द एथर. वो कहता है कि इसमें कौन सा मैसेज एथर कन्वे करता है हमें. इसका आंसर है द रेजोल्यूशन ऑफ द ईयरलिंग रिफ्लेक्ट्स थीम ऑफ लॉस. लॉस क्या है? नुकसान. सेक्रीफाइस कुर्बानी एंड द हार्डनेस ऑफ नेचर और फितरत की सख्तियाँ. एम्फेसाइजिंग जोर देती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलेंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रोइंग अप, के इंसान जब बड़ा होता है उसको किस तरह की पेचीदगियों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. इसका ये मतलब है. नेक्स्ट है विकेबलरी. वोकेबलरी बहुत अच्छी चीज़ है. जितनी आपके पास वोकेबलरी होगी उतनी ही आपको अच्छी इंग्लिश आएगी. वर्ड मीनिंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज कैन वेरी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड. के मीनिंग को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जिस सेंस में वो यूज़ हुआ है. ये इसके समझाने के लिए हैं कि ये वाले वर्ड जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में यूज़ हुए हैं, ये वाले वर्ड हैं जिनकी हमने तलाश करनी है, जो कि हमने कर ली है. आइए उनको देखते हैं. यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट वर्ड है स्कर्टेड, जिसका मतलब होता है टू गो राउंड और अवॉइड समथिंग. किसी चीज़ के पास से इस तरह से गुजरना. ऑफन बाय मूविंग साइडवेज और इन अ क्रूड पाथ, के उसके साथ उसकी टचिंग ना हो, साइड से गुजर जाना, घूम के गुजर जाना, इसका मतलब है. नेक्स्ट वर्ड है बब्ड. मीन टू मूव अप एंड डाउन क्विकली, ऊपर नीचे जल्दी से मूव करना. सच एज अ बॉबलिंग ऑफ अ बॉय ऑन द वाटर और अ बॉबिंग ऑफ अ पर्सन हेड. फ्रेंटिकली मीन पागलपन से. मीन टू डू समथिंग इन अ पैनिक्ड hurried और frenzied manner. नेक्स्ट है अनविलिंग, रजामंद ना होना. मीन नॉट वांटिंग, मतलब है कि ना चाहते हुए, और रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने से इनकार करना. ट्रम्बल्ड टिपिकली मीन्स टू फॉल सडनली एंड, यानी कि गिरा हुआ. अनकंट्रोलेबली, often in a rolling or flipping motion. Light-headed means feeling dizzy or fine, often due to a lack of oxygen or blood flow to the brain. यानी कि हल्के सर से light-headed. Next है choose the correct option. Why does the phrase old death he has gone thieving elsewhere imply in the context? इसकी जो correct option है death is unpredictable. Second है when Jodie's father says boy you have got me hemmed in, what does he mean? Jodie has limited his option. इसका ये वाला नहीं, जोडी हैज़ प्रोटेक्ट हिम, उसका बाप कहता है कि अपनी हिफाजत करो, खुद महफूज रहो. ये वाली करेक्ट ऑप्शन है जिसको मैंने टिक किया है. थर्ड वाला है व्हाट डज द टर्म अबाउंडेंट क्लियरिंग सजेस्टेड अबाउट द लोकेशन इन द स्टोरी.
इसकी भी जो सही ऑप्शन है आ लोकेशन फील्ड विद वाइल्ड लाइफ, ये वाली इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी। फोर्थ वन है व्हाट जोडी सेज आई एम obliged in response to Millville, that does he mean he is grateful। फिफ्थ है in the line he could have walked all day and into the night caring and watching, it follows that does it refer to the found। बिल्कुल ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट इन पेयर्स, ये वाला हमने रीड करना है, जो आपको मीनिंग नहीं आते वो अंडरलाइन करें और उसको डिक्शनरी से देखें। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को शो करता है। occurrence और state of being in a sentence, verb are essential component of sentence। verb के बगैर sentence complete नहीं होता। and they convey the action or the subject state। Example of words include run, eat, sing, is and exist। Verbs are often conjuncted to reflect different tense, moods or aspects। इसमें हमारे समझाने के लिए ये एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्ब, उसकी आगे टू टाइप्स हैं, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की फर्दर टू टाइप्स हैं, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की फर्दर थ्री टाइप्स हैं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, फिनिट एंड नॉन फिनिट। इसको हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस। वर्ब कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइथर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब कौन से? दीज वर्ब्स रिकर टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ये सब हमारे समझाने के लिए हैं। इसमें करने का काम ये है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द ट्रांसिटिव। इसमें ये है ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। ये इंट्रांसिटिव आई वी लिखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव है, ये भी इंट्रांसिटिव है और ये भी इंट्रांसिटिव है। बी पॉइंट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमने ऑप्शन को चूज करना है। व्हाट इज द ट्रांसिटिव वर्ब इन द सेंटेंस? द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसमें ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है? कॉन्सेप्ट, द या टीचर। इसमें क्या? एक्सप्लेन, जो वाजिया कर रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड है द चीफ बेक्ड अ डिलीशियस केक। शेफ जो है उसने बेक किया है एक डिलीशियस केक। द ट्रांसिटिव वर्ब इज बेक्ड। आइडेंटिफाई द intransitive verb in the sentence. The flowers bloomed in bloomed. Choose the correct statement about intransitive verb. Intransitive verbs cannot take a direct object। 6 इसका जो पार्ट है वो ये है The cat slept on the window sill for hours। The intransitive verb is slept। नेक्स्ट है मेक सेंटेंस फॉर ईच टाइप ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और डी पॉइंट है मेक सेंटेंस यूजिंग मेन एंड हेल्पिंग वर्ब, ये भी कंप्लीट है। आइए इसको देखते हैं। ये है ट्रांसिटिव वर्ब। शी बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर द पार्टी। ही caught the ball with one hand। catch, CAUGHT कैच, caught इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड वन है The garden planted colorful flowers in the garden। Next है intransitive verb। The flowers bloomed beautifully in the spring sunshine। The children laughed joyfully at the clown's antics। The birds sang sweetly in the early morning। Next point है helping verb वाला। ये है main verb running, helping verb was। She was running late for her appointment। Main verb eating, helping verb have। They have been eating dinner together every Sunday for years। Main verb क्या है? finished, helping verb है had। By the time she arrived he had finished his work।
नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट अ डे स्पेंट लिविंग अ डिफरेंट लाइफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये वाली इंस्ट्रक्शन को हमने यूज़ करना है। चूज समवन टू स्विच लाइव्स विद अ पर्सन हु लिव्स इन द माउंटेन्स। इनको सामने रखते हुए आप अपना पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं। तो हमने जो किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो आंसर हमने राइट किया है, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। ऑन अ क्रिस्प मॉर्निंग इन द हार्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स, Emily, a young urban professional, found herself swapping lives with Jock, a rugged mountain guide, ना हमवार पहाड़ों पर वो गाइड करने वाला। As the sun peeked over the peaks, Emily felt a mix of excitement। उसकी जो फीलिंग होती हैं वो मिक्स ही होती हैं। Excitement and apprehensions about the day ahead, stepping into a world vastly different from her own। ये है इसका इंट्रोडक्शन। बॉडी है इसकी, जैक a सीजन्ड माउंटेनियर के तजर्बाकार पहाड़ों पर चढ़ने वाला है। माउंटेनियर विद अ पेंचेंट फॉर एडवेंचर बिगेन हिज डे बिफोर डाउन, सिपिंग स्ट्रॉन्ग कॉफी ब्रड ओवर अ campfire। Emily, usually accustomed to the buzz of the city, found solace in the serene stillness of the mountains। यानी कि पुरसकून खामोशी में सुकून। As she joined Jack for breakfast together, they embarked on a challenging hike, navigation, step, trial and rocky trainer। As they ascended का मतलब होता है चढ़ गया। Emily marveled at the breathtaking views, her sense awakened by the crisp mountains air and the sight of towering pine trees. Along the way, Jack shared stories of his experiences in the wilderness, his deep connections टू नेचर एविडेंट, यानी कि वो कुदरती मनाजर की और अपने एक्सपीरियंस के सारे किस्से बयान करता है। इन एवरी वर्ड मिड वे थ्रू देयर जर्नी दे encountered a family of deer grazing peacefully in a meadow, a moment of pure serenity amidst the rugged landscape. Jack explained the importance of respecting wildlife and preserving their natural habitat, instilling in Emily a newfound appreciation of conservation efforts. Character profile: Jack is a rugged mountain guide who thrives on adventure and finds solace in the solitude of the wilderness. His daily routine includes early morning hikes, camping under the stars, and sharing his love for nature with others। यह उसकी नेचर में था कि वह दूसरों के साथ कुदरती ब्यूटी को शेयर करता था। इवेंट्स फॉर द यूनिक डे: अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी बाय द कैंप फायर, चैलेंजिंग हाइक थ्रू स्टेप trails, encountering wildlife in their nature habitat। 4 है appreciating the beauty of an alpine lake, reflecting on the day's experiences as the sun sets over the mountains। बी पार्ट है इन द क्वाइट नेबरहुड। ये सिर्फ इसका पढ़ना है। ये हमने क्या करना है, इस पे हमने ये जो प्रोजेक्ट में चीज़ दी हुई है इसको सामने रखते हुए इस पे हमने राइट करना है, जो कि हमने कर लिया है। आइए उसको देखते हैं। The bond between the girl and the timed bud blossom amidst the tranquility
ऑफ अ क्वाइट नेबरहुड, यानी कि नीली परिंदे को एक साथी मिल जाता है। वो इनके हालात और जज्बात जो होते हैं। इनिशिएटिंग अ जर्नी ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड companionship, their relationship transcends the ordinary in intervening their emotion in a tapestry of shared moments and gentle chorus. As the girl routines evolve, guided by the presence of her newfound friend, they navigate challenges together, overcoming barriers of fears and uncertainty. Through their unlucky friendship, both the girl and the bird undergo transformative growth, finding solace and अंडरस्टैंडिंग इन ईच अदर कंपनी, यानी कि वो मुश्तरका लम्हात और के नरम, वो एक दूसरे के दोस्त थे। उनकी मौजूदगी में वो एक दूसरे की रहनुमाई करते, उनको किसी किस्म का खौफ ना होता और वो गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पा लेते और मिलकर चैलेंजों का मुकाबला करते और एक दूसरे को की कंपनी को साथ होने को वो अच्छा समझते। इस